क्योंकि गर्म वायु तो ऊपर ही उठेगी ना, तो पांव से उठना शुरू होती है, सिर में इकट्ठी होती है, और सिर में गर्म वायु इकट्ठी हो जाए तो कभी भी पैरालिसिस आ सकता है, एनी टाइम पैरालिसिस आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है किसी भी समय। इसलिए 5 किलोमीटर से ज्यादा चलने की कभी भी कोशिश मत करें। हाँ, कोई विशेष परिस्थिति है तो 2-3 साल में एक बार कर सकते। जैसे आप तो तीर्थ यात्रा को निकल गए हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा रोज नहीं होती, साल में कभी एक बार या 2 साल में कभी एक बार। तो आयुर्वेद में उतना आपका ध्यान रखता है कि कोई विशेष परिस्थिति हो, साल में एक बार या 2 बार, तो आप पैदल ज्यादा चल सकते हैं। आपने देखा जैन मुनि भी पैदल चलने के बाद उनके निश्चित दिन होते हैं कि इतने दिन विश्राम करना ही पड़ेगा, तभी दोबारा प्रवास वो शुरू करेंगे। और फिर अगर उनको सतत पैदल चलना है तो उसका पूरा विज्ञान विकसित हुआ है, तो क्या खाना है जो उनके वायु को लगातार कंट्रोल करे। इसलिए ऋषि मुनियों का खाना आपसे बिल्कुल अलग होता है। कब सोना, कब उठना, कब बैठना, कितना चलना, कितना नहीं चलना, ये सब आप सम पे रखिए। और सम का अंदाजा लगाना अपने शरीर के लिए बहुत आसान है। जितना करने मात्र से आप स्वस्थ महसूस करें वो आपके लिए सम है, और जितना करने मात्र से आपको लगने लगे कि मैं अब अस्वस्थ हो गया, वो आपके लिए असम है। तो सम पे रहिए, असम पे मत जाइए। और आखिरी देखिए, आचार हो गया आपका आहार। अब विचार, विचार में हमारी जो जीवन दृष्टि है वो ध्यान रखिए हमेशा। हम प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आगे भी जन्म लेना है और यही प्रकृति की मदद से हमें जिंदा रहना है। तो प्रकृति का नष्ट हो ऐसा कोई काम अपने जीवन में मत करें। अब प्रकृति को नाश करने वाले बहुत सारे काम हैं, जैसे उनमें से एक काम है सिगरेट पीना, जो सबसे ज्यादा प्रकृति का नाश करता है, कई तरह से नाश करता है। एक तो जो धुआं आप छोड़ते हैं उसमें जहर है, दूसरा सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है, कागज के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं, प्रकृति का नाश होता है। और तंबाकू उत्पादन करने के लिए बहुत सारा धान उत्पादन बंद करना पड़ता है, वहां फिर नाश होता है। और फिर आप पीते हैं तो आपका और पड़ोसी का दोनों का ही नाश होता है। तो सिगरेट नहीं पीना, जिससे प्रकृति हमारी संतुलन में है और शरीर भी रहे, क्योंकि सिगरेट भी गर्मी करती है, तंबाकू भी गर्मी करती है, गुटखा भी बहुत गर्मी करता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए शरीर। तो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान पराग, मांस, ये सब आप नहीं कर पाएंगे भारतीय प्रकृति। प्रकृति को नाश ना हो ऐसा कोई दूसरा काम, तो आप देखिए कौन कौन से आपके काम है। जैसे पानी का इस्तेमाल करना, प्रकृति का नुकसान ना हो इतना ही पानी का इस्तेमाल आप करें, माने जरूरत से ज्यादा पानी आपके लिए दुरुपयोग ना हो। अब जैसे आप एक बाल्टी में स्नान कर सकते हैं तो एक ही बाल्टी उपयोग करें, 10 बाल्टी आप अपने शरीर पर डालें और वो पानी वेस्ट जाए, क्योंकि आप पानी बना नहीं सकते। तो पानी का स्नान का अपना मित व्यय था, जैसे खर्चे के लिए मित व्ययी आप होते हैं वैसे पानी के लिए, क्योंकि पानी इस समय बहुत बड़ा संकट का कारण बना हुआ। तो दिन में एक बाल्टी पानी से नहाते तो उतना काफी है, एक बाल्टी से कपड़े धोते तो उतना काफी है। लेकिन इसमें लगातार चिंतन करते रहिए कि और कुछ कम हो सकता है क्या। जैसे शॉवर में नहाना बंद करें तो पानी बचत हो, डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोना बंद करें तो पानी की और ज्यादा बचत हो, क्योंकि डिटर्जेंट से सबसे ज्यादा पानी बर्बाद होता है। डिटर्जेंट के कपड़े कभी भी आप धोते रहिए, उसका झाग निकलना बंद नहीं होता। 10 बाल्टी में भी धो दीजिए तो कोशिश करिए कि डिटर्जेंट कम से कम इस्तेमाल करें, वो साबुन इस्तेमाल करें जो ऑयल केक के रूप में आता है, बट्टे वाला साबुन जिसमें पानी सबसे कम लगता है। इसी तरह से वायु है, शुद्ध वायु चाहिए, तो शुद्ध वायु के लिए प्रकृति का नाश ना हो, माने आपके हाथ से पेड़ ना कटें, क्योंकि पेड़ ही है जो वायु को उत्पन्न कर सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो आपकी तरफ से ज्यादा पेड़ लगे, ना कि काटे जाए। तो इस तरह का जीवन आपका आए तो विचार वहां आ जाएगा, आचार यहां आ जाएगा, आहार आ जाएगा, संतुलन आ जाएगा, तो संस्कृति आ जाएगी, संस्कार आ जाएंगे, आप भारतीयता में वापस आएंगे। ये मेरे आज के इस पूरे व्याख्यान का विषय है। अभी कोई प्रश्न हो तो कुछ, वरना ये विषय तो बहुत लंबा भी चल सकता है, क्योंकि 1:30 बज गया। 11:30 से मैंने बोलना शुरू किया, 1:30 बजे। आप अगर कहें तो 10 मिनट में स्पेसिफिक आपको वो वाला हिस्सा फिर से बता दूं जो बहुत आवश्यक है, आहार। जी अपने व्याख्यान में कहा कि पैदल 5 किलोमीटर तक चलना चाहिए सामान्य व्यक्ति को। गाड़ी घोड़े तो अभी वर्तमान में आए हैं। पुराने जमाने में तो जैसे आदमी खेत जाता था, बाहर गाँव जाता था,
तो 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर का अंतर रहता था जी। और अभी भी कहते हैं कि वॉकिंग करना चाहिए, तो कोई बोलता है 3 किलोमीटर करता है, 4 किलोमीटर करता है, और बाद में फिर वो करता ही दिन भर में। तो ये थोड़ी असामान्य ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये समझने की जरूरत है कि भारत में आज से 100 साल पहले तक किसी को भी 5 किलोमीटर से ज्यादा रोज चलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी कुछ होता था वो उसके आसपास हो जाता था। जैसे भोजन नजदीक में ही उपलब्ध हो जाता था सबको, कपड़े बिल्कुल नजदीक में उपलब्ध हो जाते थे सबको। लोग पैदल यात्रा करते थे दो ही कारण से, या तो उनको तीर्थ यात्रा पे जाना पड़े, या तो उनके किसी रिश्तेदार के घर में कोई फंक्शन हो, शादी हो, ब्याह होगा। दो ही स्थिति में रोज कोई भी 50 किलोमीटर पैदल नहीं चलता उस जमाने में। साल में कभी एक बार या 2 बार, कभी कभी तो 10 साल में एक बार या 2 बार चलता। जब तीर्थ यात्रा पे जाना होता था, गाड़ी घोड़े नहीं थे, ये बात बिल्कुल सही है, तो वो 10 साल में कभी एक बार तीर्थ यात्रा पे जाते थे। 10 साल, कभी कभी 15 साल में, 20 साल। रोज नियम के रूप में 50 किलोमीटर चलना बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल वर्जित। गांधी जी भी इसको बहुत हिसाब से कैलकुलेशन करते थे। वो पदयात्राएं करते थे ना, तो एक पदयात्रा से दूसरे के बीच 10 साल का अंतर रखते। एक की 1919 में, दूसरी की 1930 में 11 साल के बाद, तीसरी की 1942 में 12 साल के बाद। मतलब बिल्कुल गणित लगा के वो काम करते थे गांधी। तो वो इसलिए शायद बिना दवा के इतने दिन जिंदा रहे इस देश में। तो आयुर्वेद का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि आपको रोज की जिंदगी में 5 किलोमीटर से ज्यादा चलना पड़े तो आप तय मानिए कि कोई ना कोई असंतुलन पैदा होगा। उसमें वायु असंतुलन सबसे ज्यादा होगा, और वायु असंतुलन से 48 रोग हैं जो आएंगे। इसलिए वॉकिंग भी ज्यादा नहीं और सिटिंग भी ज्यादा है। रोज अगर आप 5 घंटे बैठे हैं या 6 घंटे बैठे हैं, ये भी ठीक है। बैठने का एक सिटिंग में 1.5 घंटे का नियम है। 1.5 घंटे लगातार बैठने के बाद उठना ही चाहिए थोड़ी देर, नहीं तो पीठ में ये जो आपको तरह तरह की बीमारियां, सबसे ज्यादा स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है उन्हीं लोगों को है जो लगातार 6 घंटे 8 घंटे कुर्सी पर बैठते हैं। सम में रहिए, तो सम के नियम है 1.5 घंटे से ज्यादा एक साथ सिटिंग करिए, 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, और 8 घंटे से ज्यादा सोइए मत, उसको भी ब्रेक दीजिए। 5 किलोमीटर से ज्यादा चलिए मत, उसको भी ब्रेक दीजिए। इस तरह के कुछ नियम हैं जो शरीर को संतुलित रखने में मदद करेंगे। जी। और जो हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज थी जिसमें एम्प्लॉइज सब वहां शिफ्ट हो, तो सरकार इसमें कुछ नहीं करना चाहिए? सरकार की तरफ से अगर कुछ आउटसोर्सिंग ज्यादा तो उनकी वो पॉलिसी है, तो सरकार तो नहीं करेगी। लेकिन हम अपने शरीर को स्वस्थ और दुरुस्त रखना चाहते हैं, हम जरूर कर सकते हैं। ये बीपीओ में काम करने वाले लोगों को, जिनको ये लगता है कि 15,000 की पगार है, 20,000 की, 40,000 की, उनको अगर थोड़ा माइक्रो लेवल पे बात करें तो सब खुल जाता है। उनको पूछना कि भाई 40,000 की पगार किसके लिए? अपने शरीर को सुख देने के लिए ना, सुख देने के लिए। और वो सुख आप कैसे देंगे? 40,000 की पगार में सबसे पहला सुख देंगे कि एसी लगाएंगे घर में, दूसरा बड़ा सुख देंगे तो कार लाएंगे घर में, तीसरा बड़ा सुख देंगे तो 90,000 का या 1 लाख का गाड़ी लाएंगे, जापान स्लाइड या बैग लेके आएंगे, चौथा बड़ा कोई सुख देंगे। तो यही सब उनकी परिभाषा में चलता जाएगा। लेकिन धीमे से पूछिए कि ये सुख है कि सुविधाएं? ये सुख है या सुविधा है? सुविधा है, लेकिन इसकी कोई गारंटी है क्या कि हर सुविधा में से सुख मिले? क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो 90,000 के जापान स्लाइड के बेड पर सोते हैं और नींद ही नहीं आती, 4-4 कंपोज खाते हैं फिर भी करकटें बदलते रहते हैं, नहीं आती। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनके घर में इटालियन मार्बल्स के टॉयलेट्स बने हुए हैं, लेकिन टॉयलेट रूम में 2-2 घंटे बैठना ही पड़ता, बाहर ही नहीं आ सकते क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है। तो सुविधाओं में से सुख मिलता है ऐसा कभी होता नहीं। सुख जो है मन की एक विशेष अवस्था है जो बिना सुविधाओं के भी प्राप्त हो सकती है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूंगा कि कोई आदमी है बहुत दुखी है, आपने देखा कि ये बहुत दुखी है, इसके दुख को दूर करने के लिए आपके पास कोई भी क्षमता है और आपने उससे काम किया, थोड़ी देर के लिए वो सुखी हो गया, आप उससे ज्यादा सुखी हो जाएंगे। माहेश्वरी समाज के युवकों को मैंने कई जगह देखा है सेवा काम करते। एक बार मैंने देखा कच्छ में, ये भूकंप आ रहा था, तो मैं उनसे कहता था क्यों आए हो?
घर बार दुनिया पत्नी बच्चे सब छोड़कर, करोड़ों का बिजनेस छोड़कर रात दिन भाग रहे हैं, तो वो धीमे से कहते थे सुख प्राप्ति के लिए आए। तो वहां सुविधा तो कुछ नहीं थी, खाने का समय नहीं, पीने का समय नहीं, तो सोने को जगह नहीं, सड़क पे ही सोना पड़ता है, गाड़ी में ही सोना पड़ता है। लेकिन वो कहते थे कि राजू भाई ये 4 महीने जो सुख मिला वो 40 साल जिंदगी में नहीं मिला, क्योंकि आपने दूसरों को सुख देने का प्रयास किया। तो दूसरे को दिया हुआ थोड़ा सा सुख आपके लिए बड़ा रिटर्न बनता है, इसमें सुविधा का कोई स्थान नहीं। तो हम कोशिश करते हैं सुखी हो, जरूर हो, सबका अधिकार है सुखी होने का, लेकिन ध्यान ये देने की जरूरत है कि सुविधाओं में से सुख निकलता है। तो धीरू भाई अंबानी सबसे सुखी आदमी होता था, जो खुद कहता था कि 4 कंपोज खाने के बाद भी उसको नींद नहीं आती, और आप जानते हैं कि अनिद्रा की समस्या में ही उसकी मौत हुई। नींद नहीं आती थी, हर जगह आया, मेजर जगह आया और मर गया। तो सभी पैसे वाले करोड़पति सुखी हो जाते अगर ऐसी ही। तो सुख का सुविधा का अंतर करना सीखें। हम 40,000 की, 50,000 की, 5 लाख की, 10 लाख की नौकरी करके सुविधाएं जुटा सकते हैं, लेकिन सुख निकले हो ऐसी स्थिति की कोई गारंटी नहीं है। तो फिर उसमें फंसना क्या है? अगर मान लीजिए 5 लाख की नौकरी आप करें और सुविधाएं जुटाएं तो 12 घंटे काम तो करना पड़ेगा। 12 घंटे काम करके शरीर में डायबिटीज आ गया, आर्थराइटिस आ गया, ब्रोंकाइटिस आ गया, हार्ट अटैक आ गया, फिर 5 लाख की इनकम आई, उसमें से 2.5-3 लाख हर साल डॉक्टर को गया, 1.5-2 लाख किसी एजेंट के कहा, तो फायदा क्या इतना सब मगजमारी करने का? बचा तो वही 50,000 अंत में। काहे के लिए ये कैलकुलेशन? इससे अच्छा ये है कि अगर जिंदगी में नियम और प्रकृति और संस्कृति के हिसाब से चलो, भले पगार कुछ कम है लेकिन सुखी रहने की गारंटी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे मजदूरों को देखा बहुत सुखी है, उनका कभी भी ब्लड चेक कराओ तो ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल निकलता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल निकलता है, नींद भी अच्छी आती है। वो कहते हैं हम सड़क पे सो जाते हैं, हमें बहुत अच्छी है। तो सुविधा और सुख में थोड़ा अंतर करना हम सब सीखें। भारतीय संस्कृति में सुख ये दुनिया में और कहीं कहा ही नहीं गया। आप जितने श्लोक पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, वो सब सुखी होने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्, कोई दुखी हो ही नहीं, सब सुखी हो, सब निरोगी हो। तो ये ऐसे हजारों सूत्र हैं। तो सुखी होना तो बहुत परम तत्व है भारतीय संस्कृति का, लेकिन सुविधा युक्त होना ये कहीं भी किसी श्लोक में नहीं। हम अभी फंसे हैं सुविधाओं में, एमिनिटीज में हमने सुख खोजना शुरू किया है, वहां नहीं है प्रॉब्लम ये। और ये रियलाइज होता है, बीपीओ में जो काम करते हैं उनको 2-3 साल के बाद तुरंत रियलाइज होता है, लेकिन फिर वो ऐसे चक्कर में फंसे होते हैं, ऐसे चक्कर में कि बाहर निकलना मुश्किल होता है। हाँ है, बिल्कुल सही। मेंटली तो इतने ज्यादा है कि बहुत तकलीफ है। चलिए खत्म करें या कुछ और प्रश्न? जी व्यायाम करने से भी शरीर में गर्मी आ जाती है, बिल्कुल आती है, बढ़ जाती है। हाँ, उसका भी नियम होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को 20 मिनट से ज्यादा व्यायाम नहीं करने की सलाह दी गई है। किसमें? आयुर्वेद में। आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है भागवत संहिता, उसमें एक श्लोक है, उसमें ये कहा गया है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है और मानसिक श्रम करता है, मैं आपको ध्यान में रख के कह रहा हूं, उसको 20 मिनट से ज्यादा विश्राम नहीं करना चाहिए। और ये 20 मिनट का कैलकुलेशन फिर आगे उन्होंने और डिफ्रेंशिएट किया कि उसको उतना ही व्यायाम करना चाहिए जितना करने मात्र से उसकी ये जो दोनों क्या है, बगल कहते हैं, इसमें पसीना आ जाए, बस इतना ही व्यायाम। जैसे ही आपकी दोनों बगल में पसीना आया, आपको व्यायाम रोक देना चाहिए। तो बगल में पसीना आके मैंने करके देखा है, 20 से 22 मिनट व्यायाम करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन कोई आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जिनको 10 मिनट नहीं आता, तो वो 10 मिनट ही आपके लिए पर्याप्त। बगल का पसीना जैसे ही शुरू हुआ, व्यायाम उतना ही आपके लिए पर्याप्त है। उससे ज्यादा करेंगे तो वही गर्मी माने वायु का प्रकोप बढ़ेगा, और वायु आपके सिर को सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित करती है। तो इसलिए ज्यादा व्यायाम भी नहीं करना है, सम में रहना है। और अगर आप शरीर श्रम कर रहे हैं तो आयुर्वेद ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आपको कोई व्यायाम कतई करने की जरूरत नहीं। आपका जो श्रम है वही व्यायाम।
अगर आप श्रम नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो ये है 20 मिनट बाद। तो कोई मजदूर है, रोज फावड़ा चला ही रहा है, कुदाली खोद ही रहा है, उसको प्राणायाम करने का निषिद्ध है, बिल्कुल क्रॉस। प्राणायाम नहीं करना, योग नहीं करना, उसको आहार पर ध्यान देना, बस इतना स्पष्ट होता। आहार उसको ऐसा खाना चाहिए जो वायु के प्रकोप को हमेशा कम करे। और वायु के प्रकोप को कम करने वाले आहार में घी सबसे ज्यादा, तेल सबसे ज्यादा, क्योंकि ये वायु को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है, तेल और घी। तो शरीर श्रम करने वालों को तेल घी सबसे ज्यादा। जी एक मिनट है, वेस्टर्नाइजेशन से बचने के लिए जो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अभी, हाँ, उससे वापस आने के लिए क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी बातें करें। देखिए, अगर आप छोटी छोटी बातें अपने जीवन में करें तो इस वेस्टर्नाइजेशन से बच जाए। जैसे उसमें से एक बात मैंने आपसे कही कि कोशिश करें रात को जल्दी सो जाएं, 8-9 बजे सुबह जल्दी उठ जाएं, एक बात। दूसरी बात, वेस्टर्नाइजेशन से बचने के लिए शरीर को सम पे रखना, माने वात पित्त कफ तीनों आपके संतुलित रहे। तो इसके लिए कुछ सूत्र मैं बता देता हूं, आप चाहें तो इनको लिख लीजिए, नहीं तो याद करें। वात पित्त कफ तीनों संतुलित रहे आपके जीवन में, कभी भी आपको कोई रोग ना आए। तो उसमें पहला नियम, एक तो सुबह जल्दी सोना रात को और जल्दी उठना। दूसरा नियम है कि जैसे ही उठें तो पानी पीना। क्यों पीना वो ध्यान रखें। सुबह जब सोकर उठते हैं तो वायु का प्रकोप होता है। सुबह के समय प्रकृति में हमेशा वायु का प्रकोप होता है। सुबह के समय आप जब भी महसूस करेंगे तो देख लीजिए, सुबह के समय ही सबसे ज्यादा हवा चलती है। तो सुबह के समय प्रकृति में वायु का प्रकोप है, तो शरीर में भी वायु का प्रकोप है। वायु का प्रकोप उठते ही आपको तकलीफ ना कर दे, इसके लिए पानी पीने का विधान है। अब आप इसको ऐसे समझिए, उदाहरण से बहुत तेज हवा चल रही है और तुरंत बारिश हो जाए तो हवा शांत होती है कि नहीं? ऐसी शरीर में बहुत तेज वायु उठ रही है और पानी जैसे ही पिएंगे वो शांत होती है। तो सुबह का नियम है उठते ही पानी पीना। कितना पीना? तो लगभग 3 गिलास। प्यास है नहीं है तो 3 गिलास आपके, माने आप जिस उम्र में, बच्चों के लिए 1 गिलास, 1 से 1.5 गिलास। तो सुबह उठना, जल्दी उठना, उठते ही पानी पीना, कम से कम 3 गिलास। पानी पीने का नियम है कि हमेशा सिप करके पीना, कभी भी ऐसे 1 सिप 2 सिप, जैसे गर्म दूध पीते हैं ऐसे पानी पीना। क्यों? मुंह में लार है, ये लार जो है ना क्षारीय है और पेट में अम्ल है ना, एसिडिक होता है पेट जिसमें HCl है, और मुंह में लार है, ये क्षार है। तो शरीर में अगर नीचे एसिड है ऊपर क्षार है तो सम नहीं रहेगा। तो शरीर सम रहे तो ये क्षार जो है अम्ल में मिल जाए तो सम हो जाता है। आप जानते हैं क्षार और अम्ल मिले तो न्यूट्रल होता है कि नहीं, लवण बनता है। तो हमेशा शरीर न्यूट्रल रहे, इसलिए लार हमेशा अम्ल में मिलती रहे, इसके लिए पानी सिप करके पीने का विधान है। पानी जितना थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे, अम्ल से उतना ही क्षार का मुलाकात होता रहेगा, जिंदगी भर शरीर सम में रहेगा, माने विषमता नहीं आएगी, माने रोग नहीं आएगा। तो पहला नियम बताया जल्दी सोना, जल्दी उठना। दूसरा, उठते ही पानी पीना, पानी सिप करके पीना। चौथा नियम है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था लेकिन इसको नियम के रूप में मैंने बांधा है, ठंडा पानी नहीं पी सकते क्योंकि भारत में टेम्परेचर वेरिएशन आप जानते हैं। तो फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी 15 डिग्री से ज्यादा नीचे होता है। बर्फ डाला हुआ पानी 4 डिग्री का, फ्रिज का पानी 4 से 5 डिग्री का, इसको कभी नहीं पीना क्योंकि ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म हम नहीं लेते। तो ठंडा पानी नहीं पीना, माने रूम टेम्परेचर का पानी हमेशा पीना, माने मटके का पानी, घड़े का पानी, वो रूम टेम्परेचर का ही लगभग है, उसको पी सकते हैं। फिर उसके आगे पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना, बैठ के पीना, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने में वही समस्या है। बैठ के पानी पिएंगे तो पानी रुकते रुकते नीचे उतरता है, खड़े होकर पिए तो तुरंत उतर जाता है। कैसे मालूम? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में। अभी आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, आपके ऊपर सबसे ज्यादा ग्रेविटी फोर्स है खड़े, और आप जो बैठे हैं आपके ऊपर सबसे कम ग्रेविटी है, क्योंकि जैसे ही बेंडिंग होता है बॉडी का तो ग्रेविटी शिफ्ट होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है। तो उसके कारण ग्रेविटी को है उसको लेते हुए जाएगा, और खड़े होकर पिएंगे तुरंत ग्रेविटी के साथ जल्दी से नीचे चला जाएगा, तो लाल तत्व मिलेगा नहीं, तो पेट का अम्लता बढ़ाएगा, तो तकलीफ आएगी। इसलिए पानी बैठ के पिए। ऐसे ही आगे का वही नियम है भोजन।
भोजन धीरे धीरे खाना, सावकाश, हड़ू हड़ू, क्योंकि लार ज्यादा उसमें मिलना चाहिए, क्योंकि लार तक तो पेट में जाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना। फिर उसके आगे का एक नियम है, भोजन कभी भी खड़े होकर नहीं खाना, वो भी बैठ के करना, वहां भी ग्रेविटी का फर्क है। तो भोजन बैठ के करना, धीरे धीरे करना, और भोजन में कभी भी दो ऐसी चीजें नहीं खाना जो एक दूसरे के विपरीत हो, एक ठंडी दूसरी गर्म। उदाहरण के लिए ऐसी बहुत वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, चाय कॉफी और आइसक्रीम खतरनाक, गर्म खाना और आइसक्रीम और भी खतरनाक। अक्सर मैं जाता हूं दावतों में, देखता हूं खाना गर्म होता है, आइसक्रीम खिलाते हैं, सबको मारने का शौक, और वो भी इन्विटेशन दे के बुलाते हैं, आइए हमारे यहाँ खाइए फिर मरिए, और वो समझते हम अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। ये मूर्खता है। हाँ, बहुत सारा गर्म, बहुत सारा ठंडा लगता है। फिर खड़े खड़े तो बिल्कुल नहीं, आप प्लेट में लेके खाइए, लेकिन वहां वही खाते हैं खड़े खड़े। बुफे सिस्टम, बुफे सिस्टम वो एक ही है। जानवरों के लिए खड़े होकर खाना, मनुष्य के लिए नहीं। और इसमें एक नियम ये रखिए कि कभी भी ऐसी स्थिति में खाना है कि जहां बुफे ही है, तो प्लेट में रख के कहीं बैठ के खाइए, आप खड़े होकर मत खाइए। और खाते समय ध्यान रखिए, धीरे धीरे चबा चबा के खाना। और खाने के बाद आपके पेट की अग्नि सम मात्रा में रहे, इसके लिए आयुर्वेद ने बोला है कि एक विशेष आसन करिए जिसका नाम है वज्रासन। हाँ, यही एक आसन है जो कोई भी करे तो मैं खाली गारंटी लिखता हूं, आप योग करें, प्राणायाम करें न करें, वॉकिंग करें न करें, कुछ न कर पाए, भोजन के बाद 10 मिनट सुबह और शाम अगर वज्रासन करें तो बाकी कुछ भी करने की भी जरूरत नहीं। इमीडिएट। हाँ, रात्रि भोजन में थोड़ी देर बाद भी किया ना तो चलता है, लेकिन दोपहर को तो तुरंत खाते ही आप 5 मिनट से 10 मिनट वज्रासन में रहें। और इसके बाद आखिरी नियम है कि दोपहर का भोजन है तो थोड़ी देर विश्रांति लें, रात का भोजन है तो 2 घंटे बाद विश्रांति लें। विश्रांति जब लें तो सिर को उस दिशा में रखें जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिनिमम। आप जानते हैं पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, तो पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ मैक्सिमम है, तो नॉर्थ साउथ छोड़ दीजिए, ईस्ट वेस्ट में सिर करिए। ईस्ट सबसे अच्छा माना गया है, तो मेरे नहीं, भागवत ऋषि ने 3500 साल पहले ये नियम लिखे, ऐसे 60,000 नियम लिखे हैं उन्होंने, तो मैंने उसमें से 10-12 निकाले, मेरे ऊपर उनका प्रयोग किया, बहुत अच्छे परिणाम मिले, तो मैंने अब सबको बताना छोड़ दिया, आप भी करें। तो इतने करने मात्र से शरीर संतुलित रहे, और अगर शरीर संतुलित है तो जीवन का सबसे बड़ा सुख यही है। और कभी बीमार पड़ जाए तो भागवत तो बोलते हैं कि किसी को भी बीमारी आती है तो घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, सारी औषधि और इलाज घर में ही है। गंभीर से गंभीर बीमारी, जैसे आप कहेंगे जी बताइए, 2-4 बताता हूं। बहुत खराब बीमारी है डायबिटीज, आजकल लोगों को खूब हो रही है। इसका सबसे अच्छा इलाज घर में है मेथी का दाना, मेथी दाना, मेथी जो भी आप लाए, इसको पानी में डाल दीजिए, रात को सवेरे तक वो नरम हो जाएगी, उसको चबा के खाइए, पीछे से पानी पीजिए। मात्रा कितनी? सामान्य रूप से अगर डायबिटीज है, सामान्य माने ज्यादा बढ़ी हुई नहीं है, तो 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी पर्याप्त है। ज्यादा बढ़ी हुई है तो 2 चम्मच मेथी दाना और 1 गिलास पानी रोज कर लीजिए। 4 महीने के बाद रिजल्ट देखेंगे, आपको खुद आश्चर्य होगा, इतने अद्भुत होगा। ऐसे दर्द होता जोड़ों में, संधिवात हो, घुटने कमर में सब दुखता है आपको, उसमें भी यही मेथी दाना लेनी बहुत अच्छा है। माताओं बहनों को अक्सर गर्भाशय के जितने भी रोग हैं, किसी को मासिक समय से नहीं आता है तो ब्लीडिंग बहुत होता है, और बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होता, मन चिड़चिड़ हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है उस समय में, तो उनको भी बोलिए मेथी दाना लेना। एक बहुत गंभीर बीमारी है, माताओं के शरीर में आती है, जिसको यूट्रस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, गर्भाशय अपने स्थान से खिसक जाना। ये तभी होता है जब आप सिजेरियन कराते हैं। इसकी भी यही दवा है मेथी का दाना, मेथी के दाने के लड्डू खिला दीजिए। एक मेथी दाना कम से कम 48 रोगों में आप काम में ले सकते हैं। किसी को सिर दर्द होता है, आधे सिर में होता है, किसी को पूरे सिर में होता है, सुबह उठते ही दर्द होता है, वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा है, मेथी दाना। वायु की जितनी बीमारी, जिसको वात की बीमारी आज कहते हैं, और कफ की जितनी बीमारी, कफ की बीमारी समझते हैं, शरीर मोटा हो गया है, फुलफुल हो गया है, जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ गया है,
नींद नहीं आ रही है, ये सब कफ की समस्या है, इनमें भी मेथी दाना था। तो कफ और वात दो असंतुलन की 48 बीमारियां इस एक मेथी दाने से ठीक है। 1 चम्मच वही 1 चम्मच दाना 1 गिलास पानी, भिगोने रात को भिगोना, सुबह चुरा के खाना, पीछे से पानी पीना। एक ऐसी दूसरी बात बता देता हूं, मेथी दाना है बहुत अद्भुत। ऐसी एक है चूना। चूने की जितनी भी गुण हैं अद्भुत। मैंने इस चूने से इतने सारे रोगों में देखा है प्रयोग करके, बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट। एक बहुत दुनिया का खराब रोग है जिसका कोई इलाज ही नहीं है किसी को, मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल डिसेबिलिटी, मति मंदता, कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये इलाज चूने में है। जिसके बच्चे मति मंद हैं, जिनके बच्चों को लगता है कि मति मंदता है, वो सबको आप चूना खिलाएं, दही में डाल के, मट्ठे में मिलाते, ताक में मिलाते, गन्ने के रस में मिलाते, संतरे के रस में मिलाते, मौसमी के रस में मिलाते, किसी भी तरह से चूना खिलाएं। कुछ भी नहीं मिले तो पानी में मिला के पिलाइए। मात्रा 1 ग्राम चूना 1 दिन में, 1 ग्राम से ज्यादा जरूरत नहीं होती। 1 ग्राम चूना और 1 गिलास पानी, 1 गिलास रस, 1 गिलास मट्ठा या दूध छोड़कर दही में चूना मिला सकते हैं, मट्ठे में मिला सकते हैं, रस में मिला के पिला सकते हैं। मति मंद सब बच्चों की अद्भुत दवा, 1 साल में इतने एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं कि आप हैरान हो। मति मंदता हुई, अब शरीर मंदता उल्टा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका दिमाग तो अच्छा है लेकिन शरीर अच्छा नहीं, एकदम बारीक पतले दुबले, न लंबाई बढ़ती है न चौड़ाई बढ़ती है, एकदम बारीक बारीक रहते हैं। उनको भी यही चूना खिलाइए तो शरीर के सब रोग ठीक कर देते। मति मंदता में काम आता है शरीर मंदता। और ये चूना क्या क्या काम में आता है? घुटने के दर्द में, कमर के दर्द में, कंधे के दर्द में, बात का खराब से खराब रोग जिसमें पूरा शरीर जकड़ जाए, अकड़ जाए और बिस्तर से पलटी लेना भी मुश्किल हो, वो लास्ट स्टेज का जो रूमेटिक आर्थराइटिस हो, उसको भी खत्म करने की ताकत इस चूने में। चूना खिलाइए, चूना लगाइए मत, चूना खिलाइए। चूना खिलाइए, चूना खाइए, तंबाकू मत खाइए, चूना खाइए। कभी भी मत खाइए तंबाकू, चूना खाइए, चूना खाइए। अब चूने खाने के बहुत तरीके हैं, उसमें दही में मिला के, दूध में मिला के, रस में मिला के, ये सबसे अच्छा। अंत में कुछ नहीं है तो पानी में मिला के। और ये भी अगर संभव नहीं है तो घर में जब दाल बनती है तो उनको कहो आपकी पत्नी को या माँ को कि थोड़ा सा चूना दाल में डाल दें तो सबके दाल में आ जाएगा। सब्जी बनती है तो सब्जी में थोड़ा सा चूना डालना बनते हुए सबके काम है। और जो कुछ नहीं है तो मिट्टी के घड़े का जो पानी रखा है उसमें चूना मिला दीजिए, जो भी पानी पिएगा उसको चूना मिल जाए। और ये अद्भुत है, क्या क्या काम करता है। दांत अगर कमजोर है, हिल रहे हैं तो चूना खाइए, दांत मजबूत होगा। आंखों को दिखना कम हो गया है, चूना खाइए, रोशनी बढ़ जाती है। अगर शरीर की हड्डियों में कहीं भी दर्द है, चूना खाइए, दर्द खत्म होगा। हड्डी टूट रही है, हॉस्पिटल में गए हैं, आपको उन्होंने बैंडेज बांध दिया या प्लास्टर चढ़ा दिया, तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत अगर है तो चूने में है, तो चूना खाइए। अद्भुत है ये। आंखों के लिए बाला है, चूना खाइए, सांस भरना बंद, दम भरना बंद। 1 ग्राम ज्यादा है। पान में चूना खाइए, कत्था मत लगाइए, चूने का पान खाइए। और 1 बार का पान में लगभग 5 से 7 ग्राम चूना लगता है, तो उसको थोड़ा कम करके लगाइए, 1 ग्राम से ज्यादा जरूरत है। रोज खाइए लेकिन 1 ग्राम। अद्भुत है। ऐसे ही आपके घर में बहुत सारी चीजें अद्भुत हैं। दालचीनी बहुत अच्छी, जिसको भी आप तकलीफ मानते हैं कफ की जितनी भी तकलीफें हैं दालचीनी ठीक करती है। कितनी भी तकलीफ हो, 40 साल की हो, 50 साल की हो, दालचीनी का पाउडर शहद में मिला के, मध में मिला के लेते रहिए सुबह सुबह खाने के। ऐसे ही आपके घर में बहुत अच्छी चीज है काली मिर्च, बहुत अद्भुत है। काली मिर्च अगर नियमित सेवन करें तो कभी भी आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल फीवर, बैक्टीरियल फीवर होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि बॉडी का रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, सबसे ज्यादा बढ़ाने की ताकत काली मिर्च में। ऐसे ही आप अगर और मसाले में पूछना चाहें तो हल्दी एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, 5 गुण एक साथ हैं हल्दी में, भरपूर इस्तेमाल करें। हल्दी का भी गले के कैंसर पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट। गले का कैंसर, पेट का कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस का कैंसर हल्दी के रस से ठीक होता है। तो मसाले में लगभग 108 है हमारे घर में मसाले, वो सभी औषधि है, ध्यान देने की बात है।
बहुत अच्छी औषधि है नमक। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो नमक के पानी से स्नान करें, और ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो नमक का पानी पीजिए। बीपी बढ़ा हुआ है तो बाल्टी में नमक घोलिए, जो पानी है ना स्नान वाला, और उस